नमस्कार। तो आज हमारे पास कक्षा 7 की विज्ञान की किताब के कुछ नोट्स आए हैं। जी। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। सुनने में थोड़ा स्कूल जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए हमारी रोज की जिंदगी इसी केमिस्ट्री से चलती है, हमारे किचन से लेकर हमारे पेट तक। बिल्कुल। ये नोट्स ऊपरी तौर पर भले ही सरल लगे, लेकिन इनमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई क्यों और कैसे के जवाब छिपे हैं। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है कि इन नोट्स के हर हिस्से को, हर लाइन को खंगालें और उसके पीछे के विज्ञान को समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो नोट्स की पहली लाइन ही एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछती है। हम अपने दैनिक जीवन में नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे कई पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक जैसा होता है? जाहिर है नहीं होता। बिल्कुल नहीं। नींबू खट्टा है, शक्कर मीठी, नमक नमकीन, और यहीं से मुझे लगता है हमारी कहानी शुरू होती है। सही कहा। स्वाद ही इन पदार्थों की पहली पहचान है और नोट्स इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं, खट्टा और कड़वा। हाँ। खट्टी चीजों में नींबू का रस, संतरा, दही, इमली, कच्चा आम, ये सब आते हैं। और कड़वी चीजों में? कड़वी चीजों में खाने का सोडा या खीरा जैसी चीज है। खाने का सोडा? मैंने कभी चक्कर नहीं देखा। क्या वो सच में कड़वा होता है? हाँ, अगर आप कभी पानी में घोलकर बस एक उंगली से चखें तो आपको एक अजीब सा साबुन जैसा कड़वा स्वाद महसूस होगा। अच्छा। लेकिन यहीं पर नोट्स एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं। क्या? किसी भी अज्ञात वस्तु को न चखें, ये हानिकारक हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। ये तो विज्ञान का पहला नियम है कि सुरक्षा सबसे पहले। हाँ, हम हर चीज को चखकर उसकी पहचान नहीं कर सकते। तो चलिए इन स्वादों को एक वैज्ञानिक नाम देते हैं। नोट्स के मुताबिक जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, विज्ञान उन्हें अम्ल यानी एसिड कहता है। और ये नाम भी बड़ा दिलचस्प है। एसिड शब्द लैटिन भाषा के शब्द एसेरे से आया है। अच्छा। हाँ, और उसका मतलब ही खट्टा होता है। तो नाम में ही उसकी पहचान छिपी हुई है। बिल्कुल। और इन पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति होती है उसे हम अम्लीय या एसिडिक कहते हैं। ठीक है। और नोट्स में जिन उदाहरणों का जिक्र है, जैसे दही, सिरका, नींबू, ये सब प्राकृतिक अम्ल है। मतलब ये हमें प्रकृति से मिलते हैं? जी हाँ। ठीक है, तो खट्टा मतलब अम्ल। अब कड़वी चीजों पर आते हैं। नोट्स उन्हें क्षारक यानी बेस कहते हैं। हाँ, वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और एक और पहचान है। क्या? जिन्हें छूने पर साबुन जैसा चिकना महसूस होता है। अच्छा, साबुन जैसा। हाँ, वे क्षारक कहलाते हैं। उनकी प्रकृति को क्षारकीय या बेसिक कहा जाता है। खाने का सोडा, साबुन, ये इसके सबसे आम उदाहरण है। बिल्कुल। हम रोजाना इनसे साबुन के रूप में मिलते हैं, बस महसूस नहीं करते कि हम एक क्षारक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हमारे किचन और बाथरूम में ही अम्ल और क्षारक दोनों मौजूद हैं। हाँ। लेकिन ये तो एक सामान्य परिभाषा हो गई। इन नोट्स में आगे एक बहुत दिलचस्प तालिका है। जी, जिसमें बताया गया है कि रोजमर्रा की चीजों में कौन कौन से खास अम्ल छुपे होते हैं। हाँ, ये तालिका बहुत काम की है। बिल्कुल। ये बताती है कि हर खट्टी चीज का खट्टापन एक ही अम्ल से नहीं आता। जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल होता है और नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल। हाँ, इस तालिका में एक नाम बड़ा दिलचस्प है, फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक में होता है। बिल्कुल। फॉर्मिक का मतलब लाटिन में चींटी ही होता है ना? सही पकड़ा। फॉर्मिका लाटिन में चींटी को कहते हैं और यही वो अम्ल है जिसकी वजह से चींटी के काटने पर हमें तेज जलन होती है। अच्छा। इसी तरह दही में लैक्टिक अम्ल होता है, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल होता है और इमली, अंगूर, कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। कमाल है। जी। अब क्षारक वाली तालिका देखते हैं। जी। इसमें भी कुछ जाने पहचाने नाम हैं। जरूर। जैसे चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। खिड़की साफ करने वाले जो क्लीनर्स होते हैं, हाँ, उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर हैं हमारे चारों तरफ ही। बिल्कुल। और एक और नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये नाम तो मैंने दवाइयों पे देखा है। हाँ, इसका जिक्र आगे आएगा। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे हम केमिस्ट्री का इस्तेमाल अपनी रोज की समस्याओं को सुलझाने में करते हैं। एक मिनट, तो अगर हम हर चीज चख नहीं सकते, जो कि बिल्कुल सही बात है, तो फिर लैब में वैज्ञानिक कैसे पता लगाते हैं कि कोई चीज अम्ल है या क्षारक? क्या उनके पास कोई केमिकल जासूस होता है? आप कह सकते हैं।
विज्ञान की भाषा में इस जासूस को सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। सूचक। हाँ, ये ऐसे खास पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर अपना रंग बदल लेते हैं। अच्छा, रंग बदलकर इशारा करते हैं। बिल्कुल, रंग का बदलना ही इशारा है कि सामने वाला पदार्थ क्या है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इन्हें खोजने कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। सही कहा। नोट्स बताते हैं कि हल्दी, लिटमस और गुड़हल का फूल ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। बिल्कुल, सबसे मशहूर सूचक है लिटमस। इसे लाइकेन नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। ये या तो एक घोल के रूप में मिलता है या फिर कागज की पट्टियों के रूप में, जिसे हम सब ने स्कूल में लिटमस पेपर के नाम से इस्तेमाल किया है। जी हाँ, वही। हाँ, मुझे याद है, नीला और लाल लिटमस पेपर, इसका एक नियम भी था। हाँ, नोट्स में लिखा है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। यही इसका सुनहरा नियम है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी है। क्या है? अनिल। अनिल। हाँ, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। अरे वाह, अनिल। हाँ, यानी अम्ल नीले को लाल करता है, क्षारक के लिए बस इसका उल्टा कर दीजिए। ये तो बढ़िया ट्रिक है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई घोल लिटमस पेपर का रंग बिल्कुल ना बदले, ना नीले का ना लाल का? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे विलयन जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय, उन्हें उदासीन या न्यूट्रल कहा जाता है। उदासीन? हाँ, शुद्ध पानी, नमक का घोल या चीनी का घोल इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। वे लिटमस पर कोई असर नहीं दिखाते। ठीक है, तो लिटमस के अलावा हमारे किचन में मौजूद हल्दी भी एक सूचक है। ये कैसे काम करती है? हल्दी भी एक बेहतरीन सूचक है। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर कभी कपड़ों पर सब्जी का पीला दाग लग जाए, हाँ बिल्कुल, और आप उसे साबुन से धोएं, तो वो दाग तुरंत लाल भूरे रंग का हो जाता है। अरे हाँ, ऐसा तो कई बार हुआ है। मुझे लगता था कि साबुन दाग को और पक्का कर रहा है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन एक क्षारक है। अच्छा। और हल्दी क्षारक के संपर्क में आते ही अपना रंग पीले से लाल कर देती है, जबकि अम्ल के साथ उसका पीला रंग नहीं बदलता। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। नोट्स में एक मजेदार एक्टिविटी भी बताई गई है, हल्दी से बधाई पत्र बनाना। वो कैसे? आप एक कागज पर हल्दी का लेप लगाकर सुखा दें और फिर उस पर चूने के पानी, जो एक क्षारक है, इससे कुछ लिखें या चित्र बनाएं। तो वो लाल रंग का उभरेगा? बिल्कुल। ये तो बच्चों के साथ करने के लिए एक शानदार प्रयोग है। और तीसरा प्राकृतिक सूचक है गुड़हल का फूल। हाँ, गुड़हल के फूल को गर्म पानी में डालकर उसका रंगीन पानी तैयार किया जा सकता है, जो एक सूचक का काम करता है। और ये कैसे रंग बदलता है? जब इस सूचक को किसी अम्लीय घोल जैसे नींबू के रस में डाला जाता है, तो उसका रंग गहरा गुलाबी या मैजेंटा हो जाता है। गहरा गुलाबी की ओर बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा या एसिड रेन। अम्ल तो लैब में या नींबू में होता है, ये बारिश में कैसे पहुंच गया? ये एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। जब फैक्ट्रियों और गाड़ियों से धुआं निकलता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें होती हैं। ठीक है। ये गैसें हवा में ऊपर जाकर बादलों में मौजूद पानी की बूंदों से मिल जाती हैं। और फिर कोई रासायनिक क्रिया होती होगी? बिल्कुल। पानी से मिलकर ये गैसें क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जैसे खतरनाक अम्ल बना लेती हैं। और जब बारिश होती है तो ये अम्ल पानी के साथ नीचे आ जाते हैं। जी, और इसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। इसका असर कितना बुरा हो सकता है? नोट्स में लिखा है कि यह इमारतों, पौधों और जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है। इसका असर बहुत विनाशकारी हो सकता है। ये संगमरमर से बनी ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल को धीरे धीरे खा जाती है। ये तो बहुत भयानक है। तो हमने अम्ल और क्षारक के बारे में जान लिया, उन्हें पहचानना सीख लिया, लेकिन क्या होता है जब ये दोनों आपस में मिलते हैं? अच्छा सवाल है। यहीं से नोट्स में उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन का जिक्र आता है। सही। ये केमिस्ट्री की एक बहुत बुनियादी प्रक्रियाओं में से है। जब किसी अम्ल और किसी क्षारक को मिलाया जाता है, तो वे एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, यानी उदासीन कर देते हैं। बिल्कुल। अम्ल की अम्लीयता और क्षारक की क्षारकीयता दोनों गायब हो जाती हैं। और इस प्रक्रिया में बनता क्या है? इस अभिक्रिया के बाद दो नई चीजें बनती हैं, लवण यानी सॉल्ट और जल यानी वाटर। लवण और जल। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस प्रक्रिया में हमेशा गर्मी यानी ऊष्मा निकलती है। अगर आप ये प्रयोग एक परख नली में करेंगे तो वो गर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब अम्ल और क्षारक मिलकर बनाते हैं लवण और जल, और साथ में निकलती है गर्मी। जी।
नोट्स में इसका एक उदाहरण भी है। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं। और सोडियम क्लोराइड कोई और नहीं बल्कि हमारा साधारण खाने वाला नमक है। अरे वाह! तो एक खतरनाक अम्ल और एक शक्तिशाली क्षारक मिलकर हमारे रोज के इस्तेमाल की एक चीज बनाते हैं। कमाल है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ये भी है कि इस प्रक्रिया में बनने वाला लवण हमेशा उदासीन हो, ये जरूरी नहीं। अच्छा? हाँ, वो अम्लीय या क्षारकीय भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना शक्तिशाली अम्ल और क्षारक मिलाया है। अच्छा, तो अब हम उस बात पर आते हैं जिसका आपने पहले जिक्र किया था, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उदासीनीकरण। और पहला ही उदाहरण है अपचन, यानी इंडाइजेशन। जी, हम सब ने कभी ना कभी हाजमे की गोली या एंटासिड लिया है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि वो जादू की तरह काम कैसे करती है? उसमें कोई जादू नहीं बल्कि शुद्ध रसायन विज्ञान है। देखिए, हमारे पेट में भोजन पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। हाँ। लेकिन कभी-कभी ये अम्ल जरूरत से ज्यादा बन जाता है, जिससे हमें जलन या एसिडिटी महसूस होती है। और उस बढ़े हुए अम्ल से लड़ने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। बिल्कुल, और ये एंटासिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया असल में एक क्षारक होता है। अच्छा, वो एक क्षारक है। हाँ, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब ये क्षारक पेट में जाता है तो ये बढ़े हुए अम्ल के असर को उदासीन कर देता है और हमें तुरंत आराम मिलता है। ये तो उदासीनीकरण का एक जीता जागता उदाहरण हो गया। बिल्कुल, कमाल है। और दूसरा उदाहरण है चींटी का डंक, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। फॉर्मिक अम्ल। हाँ, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। तो उस अम्ल के असर को कम करने के लिए नोट्स बताते हैं कि उस जगह पर नमी वाला खाने का सोडा, जो एक क्षारक है, हाँ, या कैलामाइन लोशन लगाना चाहिए, वो भी एक क्षारक है। ये क्षारक त्वचा पर मौजूद अम्ल को उदासीन करके जलन शांत कर देते हैं। ये तो बहुत ही उपयोगी जानकारी है। उदासीनीकरण सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है। नहीं, नोट्स में मृदा उपचार यानी सॉइल ट्रीटमेंट का भी जिक्र है। हाँ, खेती के लिए मिट्टी का ना तो बहुत ज्यादा अम्लीय होना अच्छा है, नहीं बहुत ज्यादा क्षारकीय। तो अगर मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो जाती है तो किसान उसमें बिना बुझा चूना या बुझा हुआ चूना जैसे क्षारक मिलाते हैं। और अगर क्षारकी हो जाए तो उसमें जैविक खाद मिलाई जाती है जो गलने पर अम्ल छोड़ती है। लक्ष्य होता है मिट्टी को उदासीन बनाना ताकि फसल अच्छी हो। और यही सिद्धांत कारखानों के कचरे पे भी लागू होता है। बिल्कुल, कई कारखानों से निकलने वाले कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। अगर इस कचरे को सीधे नदियों या झीलों में बहा दिया जाए तो पानी इतना अम्लीय हो जाएगा कि उसमें मछलियां और दूसरे जीव मर जाएंगे। तो इसे भी उदासीन किया जाता होगा। हाँ, पानी में छोड़ने से पहले उस कचरे में क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जाता है ताकि जलीय जीवन को कोई नुकसान ना हो। तो मतलब उदासीनीकरण की प्रक्रिया हमारे पेट से लेकर खेतों और नदियों तक हर जगह पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करती है। सही कहा। यहाँ से नोट्स एक बहुत ही आश्चर्यजनक जानकारी देते हैं जो जीव विज्ञान से जुड़ी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और गहरा कनेक्शन है। हम अम्ल शब्द सुनते ही अक्सर खतरे या खट्टेपन के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये नोट्स एक बहुत बड़ा सच सामने रखते हैं। क्या? अम्ल सिर्फ नींबू या बैटरी में नहीं है, ये तो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे कि हमारे शरीर की हर कोशिका में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए होता है। सही है, यही डीएनए हमारे शरीर का पूरा जेनेटिक कोड है जो तय करता है कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, सब कुछ। तो हमारे अस्तित्व का आधार ही एक अम्ल है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, हमारे शरीर को बनाने वाला प्रोटीन अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड से बना होता है। अच्छा। और हमें ऊर्जा देने वाली वसा यानी फैट्स भी वसा अम्ल यानी फैटी एसिड से बनती हैं। तो अम्ल के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। ये तो एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण है। जी। चलिए, तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें। नोट्स के आखिरी हिस्से में 4 मुख्य बिंदु दिए गए हैं। हाँ, पहला बिंदु तो बहुत सीधा है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक कड़वे और छूने में साबुन जैसे होते हैं। ठीक है। दूसरा, सूचक वे पदार्थ है जो अम्ल और क्षारक में अलग अलग रंग देकर उनकी पहचान करने में मदद करते हैं। तीसरा बिंदु इस चर्चा का दिल है। अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करके लवण और जल बनाते हैं, जिसे उदासीनीकरण कहते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है
कि ये रसायन विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि अपचन के इलाज से लेकर चींटी के डंक, खेती और पर्यावरण की सुरक्षा तक हमारे जीवन में हर कदम पर इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से ये तो स्पष्ट है कि अम्ल और क्षारक हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हाँ, अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल सीधे या घुमाकर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी नोट्स तैयार किए हैं, जो सरल भाषा और परीक्षा उपयोगी हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, तो अभी व्हाट्सएप नंबर 92299-09706 पर मैसेज करें। नोट्स की कीमत बहुत कम है, तो बिना देर किए अभी मैसेज करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।